ये हमारा आईएस कोड लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है बीम। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बीम क्या होता है, कितने टाइप के बीम होते हैं, रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है बीम में, स्टील ही क्यों यूज़ किया जाता है रीइंफोर्समेंट के रूप में, कितने टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है बीम में, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट के बीच में, और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर जनरली हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन एंड विच कैरीज ट्रांसफर्स लोड। मतलब बीम एक फ्लेक्सुरल मेंबर है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है पोजीशन में और जिसमें जो लोड है वो ट्रांसफर्स डायरेक्शन में आता है। अब मान लो ये कोई मेरा एक बीम है, तो इसमें लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लोड लगेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स लोड। अब फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होता है? तो फ्लेक्सुरल मेंबर इज अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि फ्लेक्सुरल मेंबर ऐसा मेंबर होता है जिसमें बेंडिंग होती है। अब ये बेंडिंग कहां से आती है? तो ये बेंडिंग आती है इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से। अब मान लो ये मेरा कोई एक बीम है जिसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये लोड लग रहा है, तो इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से जो मेरा बीम है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं इसमें तो कंप्रेशन आएगा और नीचे वाले फाइबर में टेंशन आएगा। अब क्योंकि कंक्रीट जो है एक ब्रिटल मटेरियल है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। तो बीम को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए इसका जो टेंशन जोन है इसमें स्टील प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि स्टील जो है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसलिए इसके टेंशन जोन में तो स्टील प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कंप्रेशन में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका रीज़न है कि स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भले ही स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम हो, लेकिन जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा होती है। इसलिए कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो कंक्रीट के बड़े सेक्शंस हैं उनको छोटे सेक्शंस में कन्वर्ट किया जा सके। अब हमारे मन में एक और सवाल आता है कि स्टील ही क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो आइए देखते हैं इसके क्या रीजंस हैं। इसका जो पहला रीजन है वो ये है कि स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल होने से क्या होगा? डक्टाइल मटेरियल होने से ये होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो फेलियर है वो जो होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा। दैट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने से पहले इंडिकेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब पहले डिफ्लेक्शन होगा उसके बाद में फेल होगा। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है स्टील का वो लगभग कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन के बराबर होता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो कंक्रीट और स्टील में जो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा। इसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बना रहेगा। अब एक चीज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू IS 800-2000 स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है वो होता है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्टील को प्रोवाइड किया जाता है रीइंफोर्समेंट के रूप में। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कुछ खास नहीं होगा, उसकी वजह से सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे और कुछ नहीं। ऊपर वाले दो जो रीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है अकॉर्डिंग टू IS 800 वो होता है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। तो आइए इसी के साथ में स्टील की और भी प्रॉपर्टीज को देखते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800-2007। तो IS 800-2007 में पेज नंबर 12 पर ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? इस टेबल में स्टील की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को दिया हुआ है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी दी है वो दी है यूनिट मास ऑफ स्टील। वो कितना होता है? वो होता है ρ = 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरी जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या मेगापास्कल। तीसरी जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है पॉइजन्स रेशियो μ = 0.3। चौथी जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस G = 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या मेगापास्कल। पांचवी जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा = 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने टाइप के होते हैं? तो बीम कितने टाइप के होते हैं ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आइए एक बार देखते हैं। तो बीम जो है वो 6 टाइप के होते हैं। पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा फिक्स बीम, तीसरा कैंटिलीवर बीम, चौथा कंटिन्यूअस बीम, पांचवा ओवरहैंगिंग बीम और छठा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। अब जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो इस तरह का होता है जिसके दोनों एंड या तो रोलर सपोर्ट होंगे या फिर हिंज सपोर्ट होंगे। फिक्स बीम के जो दोनों एंड है वो फिक्स होंगे और कैंटिलीवर बीम का एक सपोर्ट फिक्स होगा और दूसरा फ्री होगा। कंटिन्यूअस बीम ये इस तरह का होगा जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट्स होंगे और ओवरहैंगिंग बीम ये इस तरह का होगा जिसमें ओवरहैंगिंग पोर्शन होगा। ये जो पोर्शन है ये ओवरहैंगिंग पोर्शन कहलाता है। छठा जो है वो प्रोप्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम में ही एक सपोर्ट लगा देते हैं तो ये प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम कितने टाइप के होते हैं? तो आरसीसी बीम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और दूसरा डबली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड जो बीम है वो ऐसा बीम होता है जिसमें जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन ओनली। दूसरा जो टाइप है वो है डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो डबली रीइंफोर्स्ड जो बीम है
वो ऐसा बीम होता है जिसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो टेंशन के साथ में कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी हमने देखा कि जो सिविली रीइंफोर्स्ड बीम है उसमें जो रीइंफोर्समेंट होता है वो सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कंप्रेशन जोन में बिल्कुल भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर मुझे स्टीरअप्स देने की जरूरत लगी तो इस केस में स्टीरअप को हैंग करने के लिए मिनिमम 2 बार को हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि उन पे जो रीइंफोर्समेंट है, शियर रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप्स, वो हैंग हो सके। तो इन बार को कहते हैं हैंगर बार। इनको कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी डिजाइन नहीं होती, इनका पर्पस सिर्फ स्टीरअप को होल्ड करने के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू IS 456 जो डाया ऑफ हैंगर बार है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि बीम में जो रीइंफोर्समेंट है वो कितने टाइप का हो सकता है। रीइंफोर्समेंट इन बीम, तो ये मान लो मेरा बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो अब बीम में जो रीइंफोर्समेंट का पहला टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, यानी कि बीम की लेंथ के अलोंग जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो 3 टाइप का होता है। पहला टेंशन रीइंफोर्समेंट, दूसरा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और तीसरा साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है वो बीम के बॉटम में होता है इस तरह से। अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखूंगा मैं तो मुझे इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ये बीम के टॉप में होता है इस तरह से। अगर मैं क्रॉस सेक्शन में देखूंगा तो इस तरह से दिखाई देगा। तीसरा साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो है वो बीम के जो साइड वाले फेसेस होते हैं उनके पैरेलल प्रोवाइड किया जाता है और टेंशन और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के बीच में होता है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट तब प्रोवाइड किया जाता है जब बीम की डेप्थ ज्यादा हो तब। अब बीम में जो रीइंफोर्समेंट का दूसरा टाइप है वो है शियर रीइंफोर्समेंट। तो शियर रीइंफोर्समेंट जो बीम में है 3 टाइप से दिया जा सकता है। पहला वर्टिकल स्टीरअप के फॉर्म में, दूसरा बेंट अप बार अलोंग विद स्टीरअप के फॉर्म में और तीसरा इंक्लाइंड स्टीरअप के फॉर्म में। वर्टिकल स्टीरअप तो आपको पता ही होगी, ये इस तरह से होती है और क्रॉस सेक्शन में ये इस तरह से। बेंट अप बार ये इस तरह से होती है बीम में, और क्रॉस सेक्शन में अगर इसको देखूंगा मैं यहाँ पे तो ये इस तरह से दिखाएंगी ऊपर, और अगर यहाँ से मैं सेक्शन काटूंगा तो ये बार जो है ये बॉटम में दिखाएंगे क्रॉस सेक्शन में। तीसरा टाइप है टॉर्सनल रीइंफोर्समेंट, ये भी स्टीरअप के फॉर्म में होते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें टेंशन रीइंफोर्समेंट ऊपर होता है और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नीचे, क्योंकि जब कैंटिलीवर बीम बेंड होगा तो इसके ऊपर वाले फाइबर में टेंशन आएगा और नीचे कंप्रेशन। अब आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का पहला टाइप, टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए किसी भी बीम में। तो किसी भी बीम में मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, इसके लिए IS 456 में ये क्लॉज दिया हुआ है 26.5.1.1। इस क्लॉज में बताया गया है कि मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए किसी भी बीम में। तो आइए देखते हैं ये क्लॉज क्या कहता है। तो ये क्लॉज कहता है कि द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शेल बी नॉट लेस देन दैट गिवन बाय द फॉलोइंग। AS अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। यहाँ पर AS क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, जो कि हमें निकालना है। B है ब्रेड्थ ऑफ बीम और द ब्रेड्थ ऑफ वेब ऑफ टी बीम, मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका ब्रेड्थ B यानी कि ये, और अगर कोई टी बीम है तो उसकी वेब की विड्थ। मान लो ये मेरा कोई टी बीम है तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा वेब और ये वाला पोर्शन कहलाएगा फ्लेंज। तो वेब की विड्थ यहाँ पर B होगी, और यहाँ पर D क्या है, D है इफेक्टिव डेप्थ, और FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ। तो आइए अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम क्या होती है। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम के लिए IS 456 2000 में एक क्लॉज दिया है 23। इस क्लॉज में इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम की डेफिनेशन दी हुई है, इसमें बताया है कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि ये क्लॉज क्या कहता है। तो मान लो ये मेरा कोई एक सेक्शन है बीम का, तो इसके जो कंप्रेशन जोन का आउटर मोस्ट फाइबर है यहाँ से लेके टेंशन रीइंफोर्समेंट का जो सेंट्रॉइड है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ। यही ये क्लॉज कहता है। अब हम हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मेन रीइंफोर्समेंट के सेंट्रॉइड से लेके आउटर मोस्ट फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है इफेक्टिव कवर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। अभी हमने देखा कि मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए किसी भी बीम में। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वो होना चाहिए AS अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। यहाँ पर AS क्या है, मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट जो रिक्वायर्ड है। B और D हम देख चुके हैं क्या है। आइए अब हम देखते हैं FY। FY क्या होता है, तो FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील। तो स्टील के मेनली 3 ग्रेड होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। स्टील के जो 3 ग्रेड हैं वो है Fe 250, दूसरा Fe 415 और तीसरा Fe 500। अब ये 250, 415 और 500 क्या है, तो यही है स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि Fe 250 के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 415 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fe 500 के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर Fy की इन वैल्यूज को हम ऊपर वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो फॉर Fe 250 अगर Fy की वैल्यू में 250 रखूंगा इस फॉर्मूले में, तो ये सोल्व करने पर आएगा AS मिनिमम इज इक्वल टू 0.34% ऑफ BD। सेम उसी तरह फॉर Fe 415 के लिए Fy की वैल्यू अगर 415 रखूंगा तो AS मिनिमम आएगा 0.205% ऑफ BD। सिमिलरली फॉर Fe 500 AS मिनिमम आएगा 0.17% ऑफ BD, यानी कि Fe 250 के लिए जो मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट है वो 0.34% ऑफ BD होता है, और Fe 415 के लिए 0.205% ऑफ BD होता है, और उसी तरह से Fe 500 के लिए AS मिनिमम जो है वो 0.17% ऑफ BD होता है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट।
किसी भी बीम में मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना हो सकता है, इसके लिए IS 456 में ये क्लॉज दिया है, क्लॉज नंबर 26.5.1.1 का बी। तो आइए देखते हैं ये क्लॉज क्या कहता है। तो ये क्लॉज कहता है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड 0.04 BD। यहाँ पर बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, और डी है ओवरऑल डेप्थ, मतलब BD है ग्रॉस एरिया ऑफ बीम। यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट है किसी भी बीम में वो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। अब जो हमारे IS कोड्स हैं इनमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो IS 456 के थर्ड अमेंडमेंट में इस क्लॉज में एक नोट ऐड किया हुआ है। वो नोट क्या है, वो है कि द यूज ऑफ 4% रीइंफोर्समेंट में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, हेंस लोअर परसेंटेज इज रिकमेंडेड। मतलब अगर 4% रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो प्रैक्टिकली डिफिकल्टी होगी प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन में, इसलिए 4% से कम स्टील प्रोवाइड करने के लिए इसमें रिकमेंड किया है। मतलब ये नोट ऐड होने से पहले तक हम मैक्सिमम 4% स्टील यूज़ कर सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये नोट कहता है कि 4% भी यूज़ मत करो, इससे कम ही करो। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इन बीम, तो किसी भी बीम में मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कितना हो सकता है, इसके लिए IS 456 में ये क्लॉज दिया है 26.5.1.2। इसमें लिखा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड 0.04 BD। इसका मतलब भी वही है कि मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्लॉज में भी थर्ड अमेंडमेंट में सेम नोट ऐड किया हुआ है। इसका मतलब भी वही है कि 4% भी यूज़ मत करो, उससे कम ही करो। आइए अब हम देखते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होता है हम पहले भी देख चुके हैं। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो है बीम के साइड्स के पैरेलल होता है। इस बीम में ये जो रीइंफोर्समेंट है ये मेरा साइड फेस रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए IS 456 में ये एक क्लॉज दिया है 26.5.1.3। ये क्लॉज क्या कहता है, ये क्लॉज कहता है कि वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन अ बीम एक्सीड्स 750 mm, साइड फेस रीइंफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of the web area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or web thickness whichever is less। आइए इस क्लॉज को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। इस क्लॉज में 3 चीज़ें बताई हुई है। पहली जो चीज़ बताई है वो ये बताई है कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है जब डेप्थ ऑफ वेब 750 mm से ज़्यादा हो तब। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट शेल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया, मतलब साइड फेस रीइंफोर्समेंट का जो टोटल एरिया है वो 0.1% ऑफ वेब एरिया से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्पेसिंग जो है साइड फेस रीइंफोर्समेंट की वो 300 mm या थिकनेस ऑफ वेब दोनों का जो मिनिमम है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल बार्स। किसी भी रीइंफोर्समेंट के बीच में एक मिनिमम स्पेसिंग का होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो कंक्रीट है उसका प्रॉपर प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन हो सके। तो किन्हीं भी दो इंडिविजुअल बार्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इसके लिए IS 456 2000 में ये एक क्लॉज दिया है 26.3.2। इस क्लॉज के 3 सब क्लॉज हैं, A, B और C। A और B जो सब क्लॉज है ये है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, और C सब क्लॉज जो है वो है वर्टिकल स्पेसिंग के लिए। इस सेक्शन में ये जो 2 बार हैं इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए है सब क्लॉज A और B। और ये जो बार हैं इसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मिनिमम है, इसके लिए है सब क्लॉज C। तो आइए देखते हैं सब क्लॉज A, B और C क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब क्लॉज A जो भी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज A, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम डाया ऑफ बार और सेकंड नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm विच एवर इज मैक्सिमम। मतलब इस सब क्लॉज के अकॉर्डिंग जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है किन्हीं भी 2 बार्स के बीच में वो मैक्सिमम डाया ऑफ बार, जो भी मैक्सिमम डाया यूज हो रहा है बीम में वो, और दूसरा नॉमिनल जो मैक्सिमम साइज एग्रीगेट की यूज हो रही है कंक्रीट में वो प्लस 5 mm, दोनों का जो मैक्सिमम होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं सब क्लॉज B, ये भी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए है। तो देखते हैं सब क्लॉज B क्या कहता है। तो सब क्लॉज B कहता है कि जहां तक पॉसिबल है जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो जो सब क्लॉज A में दी हुई है वो प्रोवाइड करो, और अगर पॉसिबल नहीं है और साथ में कंक्रीट के कॉम्पैक्शन के लिए नीडल वाइब्रेटर का यूज किया जा रहा है तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और वो 2/3 ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट से कम नहीं होना चाहिए। ये सब क्लॉज B कहता है। आइए अब हम देखते हैं सब क्लॉज C जो कि वर्टिकल स्पेसिंग के लिए है। तो किन्हीं भी 2 पैरेलल बार्स के बीच में वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए मैक्सिमम डाया ऑफ बार, सेकंड नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और थर्ड 15 mm, तीनों का जो मैक्सिमम है वो उससे कम नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं शेयर इन्फोर्समेंट। तो शेयर इन्फोर्समेंट के लिए IS 456 में जो क्लॉज है वो है 26.5.1.6। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट है वो होना चाहिए ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। यहाँ पर ASV है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया शेयर इन्फोर्समेंट का, B है विड्थ ऑफ द बीम और विड्थ ऑफ द वेब ऑफ फ्लेंज्ड बीम, मतलब रेक्टेंगुलर बीम के केस में विड्थ ऑफ बीम और फ्लेंज्ड बीम के केस में विड्थ ऑफ वेब। SV है स्पेसिंग
स्टीरअप की, और Fy है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप, विच शेल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे एक चीज और क्लियर है कि जो मैक्सिमम ग्रेड होगा शियर इन्फोर्समेंट का वो होगा Fe 415। मतलब शियर इन्फोर्समेंट के लिए मैक्सिमम Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा ग्रेड का स्टील यूज नहीं किया जा सकता। शियर क्योंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको और अच्छे से डिटेल में हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं टॉर्सन रीइंफोर्समेंट। तो टॉर्सन रीइंफोर्समेंट जो है स्टीरअप के फॉर्म में दिया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब टॉर्सन रीइंफोर्समेंट के लिए IS 456 में जो क्लॉज दिया है वो है 26.5.1.7। इस क्लॉज के दो सब क्लॉज है, ए और बी। तो ये सब क्लॉज है ए। तो इस सब क्लॉज के अकॉर्डिंग जो टॉर्सन रीइंफोर्समेंट है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो x1, दूसरा x1 + y1 डिवाइड बाई 4 और तीसरा 300, तीनों का जो मिनिमम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर x1 है स्टीरअप की शॉर्ट लेग यानी कि ये, और y1 है स्टीरअप की लॉन्ग लेग यानी कि ये रहा हमारा सबक्लॉज बी। अब सबक्लॉज बी क्या कहता है, आइए उसको शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। सबक्लॉज ए में पहली जो बात कही है वो ये कही गई है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो कॉर्नर के जितनी पास रखी जा सके उतनी रखो। दूसरी जो बात कही है वो ये कही गई है कि टाइज या स्टीरअप के कॉर्नर में कम से कम एक लॉन्गिट्यूडनल बार हो। और तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो हम नॉर्मल केस में प्रोवाइड करवाते हैं वो कब करवाते हैं, जब डेप्थ ऑफ वेब 750 mm से ज्यादा हो तब। लेकिन टॉर्सन के केस में जो साइड फेस रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करवाएंगे जब बीम की कोई भी डायमेंशन 450 mm से ज्यादा हो तब। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।